टू वेव्स है आपके पास में रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन है आपके पास में इस तरीके का है, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 और आपके पास दूसरा इक्वेशन है a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के 50th एपिसोड में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिया है दोबारा से AIPMT 2011 का। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिख रहा है फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह से रिलेटेड AIPMT 2011, और यहाँ पर पीछे आपको 2 और क्वेश्चन दिख रहे हैं भैया। यहाँ पर आपके पास में क्या है, AC वोल्टेज वगैरह, यहाँ पर वेव्स वगैरह कुछ दिख रहा है। ये आपको भैया बोल रहा है क्वेश्चन किसका है, सेम ही पेपर का है, AIPMT 2011 का। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भैया हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप X इज 50 ईयर्स। आपके पास में हाफ लाइफ कितना है, 50 ईयर्स का है। इट डिकेज to another element Y which is stable. The two elements X and Y are found to be in the ratio of 1:15 in a sample of a given rock. The age of the rock was estimated to be. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, 1 + 15 कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब वो क्या हुआ, इनिशियल अगर X था तो वो X/16 अभी हो चुका है। समझने का ट्राई करो। आपके पास में अगर 100 है मान लो, तो 100 का एक हाफ लाइफ के बाद टी हाफ के बाद कितना बनता है पता है, 50 बनता है। फिर एक टी हाफ के बाद आपको कितना बनता है पता है, 25 बनता है। ऐसे करते करते क्या हुआ, वो जो x था वो y में कन्वर्ट होता गया और जो रेशियो बन गई वो बन गई इस तरीके की 1:15 की। मतलब अगर x वाला 1 बचा, y वाला 15 बचा, तो टोटल कितना है 16। तो x वाले का कितना हो गया 1/16। तो मतलब इनिशियली अगर x था तो फाइनली कितना हो गया, x/16 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, कितने हाफ लाइफ हुए, एक हाफ लाइफ इंटू दूसरा हाफ लाइफ इंटू तीसरा हाफ लाइफ इंटू चौथा हाफ लाइफ, 2 to the 4 4 to 16, 4 हाफ लाइफ हो गए। मतलब हमारे पास में क्या है, 4 हाफ लाइफ मतलब 50 × 4 मतलब कि 200 ईयर्स हो गए हमारे पास में। ठीक है, समझने का ट्राई करो क्या बोल रहे हैं। आपके पास में सिंपल सा चीज है, आपके पास में अगर 100 है तो फिर वो 50 बनेगा, 50 का वो 25 बनेगा, 25 का वो 12.5 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से 50, 25, 12.5। अब आपके पास में क्या है, एक तरफ आपके पास में है कि भैया 1/2 और 12.5 के बाद क्या बन जाएगा, उसका भी आधा, मतलब कि 6.25 बन जाएगा। तो जब ये 6.25 बन जाएगा तो बचा कितना, दूसरा वाला क्या हुआ 100 - 6.25, तो वो आपका 94 के आसपास हो जाएगा। तो वो जो रेशियो आएगी वो 1:15 की आएगी। समझ में आ रहा है आपको बात। तो ये आपके पास में पूरा काम है कि भैया 1/16 हो जा रहा है आपका इनिशियल से। तो आपके पास में ये 4 हाफ लाइफ के बाद, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ के बाद ये चीज पूरा हो पा रहा है। और 1 हाफ लाइफ की वैल्यू आपको दे रखी है 50 ईयर्स, तो 4 के लिए हो जाएगी आपके पास में 200 ईयर्स। नेक्स्ट यहां पर बोल रहा है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम। क्या ऐसा हो जो सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी से ज्यादा होनी चाहिए तब जाके हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल है। सिंपल सा फंडा यार, हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में कुछ ऐसा होता है फंडा। यहाँ पर मान लो आपके पास में मेटल प्लेट है, आपके पास में एनर्जी आता है, टकराता है, और आपके पास में कुछ वर्क फंक्शन होती है फाई। अगर हमारी जो एनर्जी है वो ग्रेटर होती है वर्क फंक्शन से फाई से, तो हमारे पास में क्या होता है, एनर्जी जो आई माइनस द वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू, हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, दैट इज इक्वल टू हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिक सा फंडा होता है हमारे पास में। तो अब जो हमारे पास में एनर्जी होती है वो क्या होती है, hν के बराबर होती है या फिर hc/λ के बराबर होती है। तो h तो भैया हमारे पास में कांस्टेंट है, तो म्यू की एक ऐसी वैल्यू, मतलब म्यू क्या हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए जो हमारे पास में वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तब जाके हमारे पास में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा। तो सर्टेन मिनिमम वैल्यू हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी की चाहिए। ठीक है, अगर आपको बोलता ना कि वेवलेंथ के कंपैरिजन में बताओ, तो वेवलेंथ के लिए मिनिमम नहीं आता, मैक्सिमम आता। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि वेवलेंथ तो छोटा कितना भी कर लो, वेवलेंथ जितना ज्यादा छोटा करोगे एनर्जी उतनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी। तो वेवलेंथ के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू है कि हाँ उतनी आपको मैक्सिमम रखनी है, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। उससे ज्यादा रखोगे तो फिर ये एनर्जी जो है, देखो लैम्डा अगर आप बढ़ाते हो तो ये ओवरऑल वैल्यू कम होती है ना, तो एक मैक्सिमम लिमिट है लैम्डा की, जिससे ज्यादा आप करोगे तो आपके पास में क्या होगा, वो वर्क फंक्शन से कम हो जाएगी वैल्यू, फिर नहीं होगा काम। लेकिन फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी आपके पास में ऊपर में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, तो उसकी क्या है आपके पास में, उसकी एक मिनिमम वैल्यू है, उससे कम आप नहीं रख सकते। फंडा को समझ रहे हो ना आप। आपका बेसिकली जो वैल्यू है hν या फिर hc/λ, ये आपका वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है आपके पास में टू
टू वेव्स है आपके पास में रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन है आपके पास में इस तरीके का है, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 और आपके पास दूसरा इक्वेशन है a cos ओमेगा टी प्लस के एक्स। आपको बोल रहा है फेज डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस निकालो। सिंपल सा बात है, आपको दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में पहले लिखो आप इसको। तो आपको एक चीज पता है कि भैया आपके पास में जो sin 90 प्लस थीटा होता है, sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आपके पास में होता है। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए कि sin 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आपके पास में होता है। तो इसको आप क्या करो, साइन में कन्वर्ट कर लो, फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना। मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, a sin 90 प्लस थीटा, तो थीटा तो एज इट इज लिख दो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस थीटा कितना है, सॉरी 90 आपके पास में, तो पाई बाई 2 इसको लिख दो। तो ये आपके पास में ये जो है सेम है, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू आपका कॉस थीटा होता है, तो ये दोनों सेम है, कुछ गलत नहीं है। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा आप भूल जाओ। इसको भूलने के बाद आप इसके साथ इसको कंपेयर करो, तो यहां पर आपको a साइन एज इट इज लग रहा है, और अंदर में आपको क्या दिख रहा है, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57, और यहां पर आपको दिख रहा है ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 क्या होता है, पाई बाई 2 इज बेसिकली आपके पास में 3.14/2, मतलब कि आपके पास में हो जाएगा 1.57, ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1.57। अब फेज डिफरेंस बेसिकली क्या है, दोनों के फेजेस को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका फेज डिफरेंस होएगा। सब्ट्रैक्ट जैसे ही आप करोगे तो ओमेगा टी के एक्स वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1.57 माइनस 0.57, तो उसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 रेडियन के बराबर आपके पास में आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एन एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज आपके पास में इज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर एल इन सीरीज इफ आर एंड द इंडक्टेंस रिएक्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओम। सिंपल सा बात है, अगर आपको फंडा पता है, ये इस तरीके से होता है आपके उसमें आर मान लो इधर है, इंडक्टर मान लो इधर है, कैपेसिटेंस मान लो इधर है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके उसमें कैपेसिटेंस है ही नहीं, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो। आपके पास में जो ये जो आर की वैल्यू है और आपके पास में जो इंडक्टिव की जो रिएक्टेंस है, मतलब कि आपके पास में जो एक्सएल होता है हमारे पास में जो ओमेगा एल के बराबर होता है, उसकी जो वैल्यू है वो दोनों वो आपको बोल रही है 3 है, और वो आपके पास आर की भी वैल्यू है। तो इधर आपका क्या आएगा, 3 आएगा, और इधर भी आपका क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया होता है रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, हमको निकालना पड़ता है, ओमेगा एल को सॉल्व करके हमको निकालना पड़ता है। अगर कैपेसिटेंस भी आ जाए हमारे पास में तो हमको 1 बाई ओमेगा सी करके निकालना पड़ता है ना, एक्स सी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी और एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ये सब चीज अगर आपको नहीं पता है तो फिर थ्योरी के अंदर में जाओ, थोड़ा सा आप ये सब चीज पढ़ो, कैसे क्या होता है हमारे पास फेजर डायग्राम है ना, किस तरीके से बनते हैं, फिर हम लोग रिजल्टेंट वगैरह कैसे लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 इधर है 3 इधर, तो ऑब्वियसली बात है इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 45 डिग्री एंगल पर आएगा। तो वही हमारे पास में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हमारे पास में फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा से बोलता हूं आपको, क्या बोल रहा है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर एल इन सीरीज, आर एंड इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर बोथ इक्वल टू 3 ओम। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये हमको डायरेक्टली इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया यहां पर। और क्या उनका रिजल्टेंट आएगा 45 डिग्री पे, क्योंकि हमारे पास में tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर भी 3 है हमारे पास में, बेस भी 3 है, तो आपके पास में 1 आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। सिमेट्री से भी हम लोग ये चीज कह सकते हैं। तो सिंपल सा बात है, जो फेज डिफरेंस हमारे पास में अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है हमारे पास में, और जो हमारे पास में करंट है, जो नेट हमने निकाला है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंपिडेंस, इंपिडेंस भी कहते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास में रूट ओवर ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास में फाइनल इंपिडेंस निकल के आता है, ठीक है ना, इंपिडेंस। इस एक्सएल को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और आर हमारा क्या है, हमारा रेजिस्टेंस। और ये क्या हमारे पास में 90 डिग्री के फेज लैग और लीड में हमारे पास में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो फाइनल आंसर है वो क्या आया, पाई बाई 4 के बराबर आ गया, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।